अब बात करेंगे विस्तार से खबरों की। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें जो सीधा रामपुर से आ रही है। आजम खां को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खां को सजा सुना दी है। आजम खां को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। डूंगरपुर बस्ती में घर में घुसकर मारपीट करने का यह पूरा मामला है, जिसमें आजम खां के खिलाफ केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद अदालत ने बीते दिन आजम खां को दोषी ठहराया था। और आज रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खां को सजा सुनाते हुए 7 साल की इस मामले में सजा सुनाई है। साथ ही आजम खां समेत 4 आरोपियों को भी इस मामले में दोषी करार दिया है। 7 लोगों पर लगा था यह आरोप, जिसमें से 3 को कोर्ट ने बरी कर दिया था। तो रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। डूंगरपुर बस्ती मामले में आजम खां को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई है। आजम खां समेत 4 आरोपी इस मामले में दोषी करार है। 7 आरोपियों जो 7 लोग हैं उन पर आरोप लगा था, जिनमें से 3 को कोर्ट ने कल बरी कर दिया था। तो रामपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें आजम खां की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले से आजम खां 7 साल की सजा काट रहे हैं और आज एक और मामले पर अदालत ने उन्हें सजा सुनाते हुए 7 साल की सजा का ऐलान किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सुरेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश, जिस तरह से अगर बात की जाए इस मामले की, आज अदालत ने जो है आजम खां को सजा सुना दी है, 7 साल की सजा सुनाई गई है, क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल आजम खान पर वर्ष 2016 का ये मामला था, जिसके बाद 2019 में मुकदमा दर्ज किया गया था। आजम खान पर आरोप लगा था कि आजम खान नहीं बल्कि आजम खान के जो पूर्व सीओ रहे रामपुर के आले हसन, यानी कि आजम खान के जो करीबी थे, और इसके साथ ही जो नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन अजहर अली खान सहित 7 लोग इसमें कुल मिलाकर आरोपी थे। जिसके बाद मामला अदालत तक पहुंचा। अदालत ने बीती 16 मार्च को हुई सुनवाई के दौरान आजम खान सहित 4 लोगों को दोषी करार दिया था। आरोप था आजम खान पर कि आजम खान डूंगरपुर बस्ती के अंदर गए थे और उस बस्ती को उजाड़ा था। अपने साथियों के साथ मिलकर आजम खान के इशारे पर ये पूरा मामला हुआ था। उसके बाद डूंगरपुर बस्ती में जो घरों को उजाड़ने का ही नहीं बल्कि षड्यंत्र रचने के साथ आजम खान ने वहां षड्यंत्र रचाया था। घरों में घुसे थे, लूटपाट की थी, मारपीट की थी, यहाँ तक कि आजम खान पर डकैती तक का आरोप लगा था। जिसके बाद मामला रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचा। एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचने के बाद आज इस मामले में आजम खान सहित 3 और लोगों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। आजम खान पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा है और आजम खान को 7 साल की सजा एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा सुनाई गई है। और जो आजम खान के 3 साथी थे, आजम खान को मिलाकर इस मामले में कुल जो सजा के जो दोषी करार दिए गए थे वो 4 लोग थे। आजम खान और अजहर अली खान, एक बरकत अली ठेकेदार हैं, और एक नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन अजहर अली खान। बाकी आजम खान को हटाकर 3 लोगों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माने के साथ उन्हें 5-5 साल की सजा सुनाई गई है और आजम खान पर 5 लाख रुपए के जुर्माने के साथ 7 साल की सजा। बहरहाल इसी पर सभी की निगाहें बनी थी कि आज रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा क्या फैसला आएगा। आजम खान की मुश्किलें बढ़ेंगी या फिर आजम खान को राहत मिलेगी। तो अब कोर्ट ने इस बात का क्लियर कर दिया है कि आजम खान को 7 साल की सजा हुई है। बहरहाल जिस तरह से आजम खान ने सपा शासनकाल में ये पूरी प्रकरण था, जिस प्रकरण में आजम खान ने अपने साथियों से कहा, उसके बाद ये पूरा प्रकरण सामने आया था। आजम खान ने बस्ती उजाड़ी थी, गरीबों के घर में घुसकर मारपीट की थी, डकैती की थी। अब उस मामले में आज एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाने के बाद जो आजम खान पर 5 लाख का जुर्माना है वो भी आजम खान पर लगा है। बहरहाल अब आजम खान के लिए आज का जो दिन है, आजम खान के परिवार के लिए, वैसे भी आजम खान का परिवार इस समय भूखों की संकटों में चल रहा है, क्योंकि आजम खान की पत्नी जो है वो रामपुर की जेल में बंद है। आजम खान का बेटा अब्दुल्ला आजम वो जो हरदोई की जेल में बंद है। फिलहाल आजम खान भी सीतापुर की सलाखों में बंद है। आजम खान भी सजा काट रहे हैं। तो अब फिर आजम खान को आज एक और बड़ा झटका लगा है। 7 साल की सजा के साथ आजम खान को 5 लाख रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। सुरेश, जिस तरह से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में पहले से आजम खान जो है 7 साल की सजा काट रहे हैं, अब उन्हें एक और मामले में दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा और मिल चुकी है। ऐसे में आजम खान के पास क्या कुछ और विकल्प जो है बचता है?
देखिए, आजम खान सजा पहले ही काट रहे हैं। आजम खान ही नहीं, आजम खान की पत्नी भी ताजीन फातिमा और आजम खान का बेटा अब्दुल्ला आजम, जो कभी स्वाट टांडा सीट से विधायक हुआ करते थे समाजवादी पार्टी से, जिस पर इनका दबदबा हुआ करता था, अब उस सीट को अपना दल ने अपने कब्जे में ले लिया। जिस लोकसभा का विधानसभा का उपचुनाव था, वो यहाँ उपचुनाव हुआ स्वात सीट पर भी, वहां से अपना दल के विधायक शफीक अहमद अंसारी ने भारी वोटों से वहां से जीत दर्ज की थी। उसके बाद अब उस पर उसका कब्जा हो गया है। बहरहाल आजम खान 7 साल की सजा पहले ही काट रहे हैं और आजम खान को फिर एक बार इस डूंगरपुर बस्ती के प्रकरण में फिर से सजा हुई है। तो आजम खान के पास मुझे लगता है अब जो रास्ता बचा है वो सिर्फ हाईकोर्ट का रास्ता बचा है। क्या आजम खान हाईकोर्ट पहुंचेंगे, अपने वकील के माध्यम से कोई याचिका लगाएंगे, या फिर क्या रहेगा? बहरहाल अभी इस पर कुछ कह पाना बहुत जल्दबाजी होगा। बहरहाल जो अभी तक का अपडेट है हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। 5 साल की सजा आजम खान को 7 साल की सजा आजम खान को मिली है और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा है, और जो आजम खान के 3 साथी हैं उन पर 2-2 लाख रुपए के जुर्माने के साथ 5 साल की सजा सुनाई गई है। जी, साथ ही सुरेश, आजम खान के वकील या लीगल टीम की तरफ से क्या कुछ दलीलें रखी गई और आगे क्या कहा जा रहा है? क्या हाईकोर्ट का रुख करेंगे? बिल्कुल, देखिए, आजम खान के जो वकील थे उनकी तरफ से तमाम प्रकार की दलीलें रखी गई थी, और दलीलें रखने के बाद ही जो एमपी एमएलए कोर्ट है, एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा 3 लोगों को जो था उसमें बाइज्जत बरी किया गया था। उन्हें कोर्ट के द्वारा कहा गया था ये इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। बहरहाल अब जिस तरह से 4 लोगों को कोर्ट ने दोषी करार दिया था, बीती 16 मार्च को दोषी करार दिया गया था, और इसको मामले को होल्ड करने के बाद आज की जो तारीख थी वो सजा के लिए आज की तारीख मुकर्रर कर दी थी। तो इसी के साथ आज इस मामले में, पूरे मामले में फैसला आया है। आजम खान के अधिवक्ताओं के द्वारा, क्या आजम खान अपने अधिवक्ता के द्वारा अब सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? बहरहाल कुछ कह पाना बहुत जल्दबाजी होगा। बहरहाल जो खबर है वो आजम खान को 7 साल की सजा हुई है, 5 लाख रुपए का जुर्माना यहाँ लगा है। जी बिल्कुल सुरेश, तो आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक और मामले में 7 साल की सजा आज उन्हें सुनाई गई है अदालत की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं शक्ति वाले बयान पर राहुल गांधी की सफाई सामने आ गई है। जिस शक्ति की बात की उसका मुखौटा मोदी है। तो हमने देखा किस तरह से राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। अब इस बयान को लेकर राहुल गांधी की सफाई सामने आई है। राहुल गांधी का कहना है कि जिस शक्ति की बात की जा रही है उसका मुखौटा मोदी जी है। साथ ही राहुल गांधी ने आगे कहा कि हमेशा अर्थ बदलने की कोशिश की जाती है, यानी वो जो भी बोलते हैं उसको तोड़ मड़ोड़ के भारतीय जनता पार्टी सामने जनता के पेश करती है और उसका सियासी फायदा लेने की कोशिश की जाती है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि शक्ति ने संवैधानिक ढांचे को दबोचा है, किसी धार्मिक शक्ति की बात नहीं की थी। ऐसा राहुल गांधी का कहना है कि सनातन धर्म से जोड़कर उन्होंने इस संबंध में बयान नहीं दिया था, किसी भी धार्मिक शक्ति की बात उनके द्वारा नहीं की गई थी। तो बीते दिन जिस तरह से मुंबई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के दौरान तमाम जो विपक्ष के दिग्गज नेता हैं वो सब एक ही मंच पर मौजूद थे और राहुल गांधी ने बड़ा बयान देते हुए शक्ति को लेकर बयान दिया और कहा कि ये जो शक्ति पे बैठे हुए लोग हैं उनको उखाड़ फेंकना है। इसको लेकर सियासत भी अब पूरी तरह से गरमाई हुई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अजय चौहान दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरह से राहुल गांधी की अब ये जो सफाई आई है शक्ति वाले बयान को लेकर, उनका साफ कहना है कि बीजेपी हमेशा तोड़ मड़ोड़ के उनके बयान पेश करती है और उसका सियासी फायदा लेने की कोशिश करती है। अजय। रिया, देखिए, जिस तरह से कांग्रेस के जो सीनियर में जाने पहचाने अच्छे नेता है राहुल गांधी जब स्पीच देते हैं तो कहीं ना कहीं मोदी जी को घेरते नजर आते हैं, क्योंकि मोदी जी हमेशा नारियों को सम्मान करते हैं और वो कहते हैं यही मेरे आदर्श है, यही मेरी शक्ति है, क्योंकि हर रैली में उनके बढ़ चढ़ कर महिलाएं हिस्सा लेती हैं तो उनको बहुत सम्मान मोदी जी देते हैं। तो वो कहते हैं कि यही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है, यही शक्ति लेकिन उसको सीधा सीधा राहुल गांधी ने चलकर बयान दिया महाराष्ट्र में जब रैली समाप्त हुई तो उसको मखौटा कहा कि जो मोदी जी का जो शक्ति है वो मोदी जी का चेहरा है, वो मखौटा है। तो देखिए, कहीं ना कहीं इसको लेकर के कांग्रेस अपने ही बातों में फंस जाती है, फिर उसको सफाई दी जाती है, क्योंकि लगातार राहुल गांधी की जो स्पीच है, जो उनके सहयोगी हैं, जो सरकार है, कई ऐसे बयान आते हैं कि कहते कुछ है और निकलता कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी अपना ही इसमें नुकसान करते हैं, क्योंकि किसी भी धार्मिक को और किसी भी इंसान की जाति को लेकर के जो बयान देते हैं वो अपने आप फंसते नजर आते हैं और ऐसे में वो हर बार कहीं ना कहीं नुकसान उठाते हैं।
और जिस तरह से कल मोदी जी को लेकर के मुखौटा का जो शब्द इस्तेमाल किया गया, इसमें एक सम्मान, नारियों को सम्मान, तो कांग्रेस कहते हैं कि हम महिला को सम्मान करते हैं, और लेकिन वही जिस तरह से मोदी को लेकर के कहा कि वो शक्ति जो है वो मोदी जी का मुखौटा है। तो देखिए अपने बयानों में पवन खेड़ा ने भी यही कहा कि ये तो बीजेपी है, उल्टा सीधा कहती है, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने ऐसा कहा। तो देखिए कहीं ना कांग्रेस अपने ही बयानों फंसती नजर आती है। जी बिल्कुल अजय, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि राहुल गांधी जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे कोई पर्सनल जो है वार करते हैं वो उन्हीं के लिए भारी पड़ता है। चाहे हमने इससे पहले भी देखा था, चौकीदार को लेकर बोला था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे अपने वे में ट्रांसफॉर्म करके बोल दिया और नया हैशटैग चला दिया, मैं भी चौकीदार। उसके बाद परिवारवाद को लेकर बोला था, राहुल गांधी ने कहा था मोदी का कोई परिवार नहीं है, बीजेपी ने उसे भी अपने पाले में करते हुए हम है मोदी का परिवार। और अब ये शक्ति को लेकर, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मसले पर अगर देखा जाए किसको सियासी फायदा या नफा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए रिया, अगर बात करें जो शक्ति का जो मुखौटा का जो बयान राहुल गांधी ने दिया, ये कहीं ना 2024 का सबसे बड़ा मुद्दा बनता रहेगा, क्योंकि महिलाओं की बात करने वाले मोदी की, वो कहते हैं ये मेरी शक्ति है और इन्हीं के आशीर्वाद से मैं बार बार प्रधानमंत्री बन रहा हूँ। तो उसका जो बयान उल्टा दिया राहुल गांधी की, जो मुखौटा है, तो देखिए महिला को आस्था को भी ठेस पहुंचा जाता है, और इसको पार्टियां कोई नहीं चाहेगी कि इसको मौका छोड़ा जाए, और बीजेपी की नहीं बल्कि अन्य पार्टी भी इसको लेकर चलती है। तो ऐसे में राहुल गांधी ने 2024 में जो सीट आने की उम्मीद थी, शायद महिलाएं गुस्से में रहेंगी और कहेंगे जिस तरह से अपमान महिलाओं का किया गया तो कहीं ना कहीं नुकसान है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस इसको किस तरह से बदलती है, क्योंकि वो बदलने में माहिर है कांग्रेस। हर बार कहीं ना बयान देती है, चाहे उनकी माता की बात कर लें, चाहे महिला की बात कर लें, या देश की नारी की बात कर लें, या बच्चों की बात कर लें, जो भी योजना हो या कोई भी चीज अगर लेकर आते हैं, तो राहुल गांधी जब भी स्पीच देते हैं तो मोदी जी को घेरते हुए कोई ना कोई उल्टा बयान देते हैं, जो कि अभी तक 10 साल से लगातार की बात करें, 2 बार पीएम रहे मोदी जी, तो उसमें राहुल गांधी की और उनके नेताओं की बयानबाजी ही आज कांग्रेस खत्म होती नजर आ रही है इसमें। लेकिन अजय, जिस तरह से अब इस शक्ति वाले बयान को लेकर राहुल गांधी ने जो सफाई दी है, उन्होंने कह दिया है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, हमेशा अर्थ बदलने की कोशिश की जाती है। इसको किस तरह से देखे, अब जनता किस तरह से लेगी इस बयान को? रिया देखिए, जो बयान होता है वो लाइव चल रहा था, लाइव के माध्यम से सबके सामने सुना वो बयान। अब उसके बाद जो प्रतिक्रिया आती है, उनके प्रवक्ता की बात करें या उनके शो की बात करें, या राहुल गांधी खुद ट्वीट करके कि मैंने ऐसा नहीं कहा, जो कि ऑन रिकॉर्ड होता है, वो अगर ऐसे हो तो कट जाएगा, लेकिन कहा, लेकिन वो रिकॉर्ड की राजनीति, लेकिन उसको भी मीडिया को घेरा जाता है कि मीडिया ने तोड़ मरोड़ के इसको चलाया है। तो ऐसे में सफाई देना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है। अगर इस तरह से बयान राहुल गांधी और या उनके पार्टी के नेता देते हैं तो उनको शायद 24 में जो सीट आई थी शायद वो भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें कांग्रेस को सफाई देना बहुत जरूरी हो गया कि हमने मोदी को नहीं, ना ही महिला को कहा, हमने कुछ और कहा। जी बिल्कुल, जिस तरह से, क्योंकि खासकर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सनातन धर्म से जोड़ दिया, जो बयान राहुल गांधी ने दिया, और इसी पर उन्होंने सफाई भी दी कि धार्मिक शक्ति की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन अजय, अगर बात की जाए जिस तरह से अब जो सफाई दी गई है, उसमें जो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश राहुल गांधी की तरफ से की गई है, क्या वो कितना सफल साबित हो पाएंगे इसमें? बिल्कुल रिया, देखिए जो तीर और जो जवान मुंह से शब्द निकल जाता है वापिस नहीं आता, उसको तोड़ मोड़ कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस चाहेगी, जो हमारे राहुल गांधी ने बयान दिया है, काफी लंबी यात्रा की है, मेहनत की थी, महाराष्ट्र पहुंचे, लेकिन वहां जाकर के एक शब्द के कारण उन्होंने अपनी पूरी यात्रा को कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ा। क्योंकि ऐसे बयान उनको सोच समझ के देना चाहिए। जो स्पीच उनके लिखते हैं, जो उनके सलाहकार हैं, उनको भी ये देखना था कि आखिर राहुल गांधी बोल क्या रहे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए, राहुल गांधी नहीं बल्कि उनकी जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो उनके साथ लगा हुआ है, वो इसमें कहीं ना कहीं महिलाओं को अब जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो महिलाओं शक्तियां हैं, मोदी हमेशा कहते हैं कि नारी ही सबसे बड़ी शक्ति है और उसके सम्मान सबसे पहले है। तो भारत एक हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करें या हिंदू देव देवताओं की बात करें, हर गंगा यहाँ बहती है, तो उसमें नारी का सम्मान सबसे पहले हो रहा है। चाहे पूजा पाठ की बात करें या घर की बात करें, लक्ष्मी की, तो नारी सबसे पहले है। तो ऐसे में राहुल गांधी जो बयान दिया है कि शक्ति वो शक्ति नहीं, वो तो मोदी का मुखौटा है, ये शब्द शायद 2024 के चुनाव हर रैली में अब इस्तेमाल किया जाएगा और कांग्रेस को नुकसान भी इसमें भारी उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल अजय, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात करी जाए तो अब की बार हर कैंपेन में, हर प्रचार प्रसार में महिलाओं पर बहुत ज्यादा फोकस रहा है। चाहे अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमने देखा किस तरह से 100 रुपए उन्होंने गैस के दाम में कम करे, या फिर महिलाओं के लिए जो अलग अलग प्रकार की योजनाएं ला रहे हैं, वही कांग्रेस भी महिलाओं पर फोकस कर रही है। कई सारी योजनाएं लाने की बात की जा रही है, दावा किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी का अब ये जो बयान सामने आया, इसका कितना नुकसान होते हुए
कांग्रेस को दिखाई दे सकता है? बिल्कुल रिया, देखिए राहुल गांधी की बात करें, अगर मोदी जी की बात करें, जब से बीजेपी सत्ता में आई है तो महिलाओं के लिए अगर बात करें 33% से अधिक राष्ट्र की बात कर लें, उनकी योजनाओं की बात कर लें, रोजगार की बात करें, लाडली की बात कर लें या व्यवसाय की बात कर लें, आप जो योजनाएं महिलाओं के लिए बनाई जा रही है वो सीधा ऐप से जुड़ी है और सीधा जो बेनिफिट मिलता है वो महिलाओं को मिलता है, क्योंकि हर जगह मोदी जी चाहते हैं कि वो भी एक गरीब और पैसा किस तरह से महिलाएं घर का खर्चा चलाती है, किस तरह से घर पालती है, किस तरह बच्चों को पालती है, वो सब जिम्मेदारी एक महिला पर होती है। तो मोदी जी यही चाहते हैं कि हमेशा नारी को सम्मान दिया जाए और नारी। ठीक है अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ आपको कोटद्वार लिए चलते हैं, जहां अनिल बलूनी लाइव है, रोड शो कर रहे हैं कोटद्वार में। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।